तो अब वे कैदियों के साथ बलात्कार करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नई आईक्यू टेस्ट है जिसमें आप में से कुछ फेल हो गए हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सच है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर रिपोर्ट की है। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो आप भाग्यशाली हैं, या शायद दुनिया से कटे हुए रह रहे हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में निकोलस क्रिस्टोफ द्वारा लिखा गया एक लेख था, फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार पर छाई चुप्पी। जैसा कि हम जानते हैं, लोग हर जगह कह रहे हैं कि इजरायली फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं आदि, और इस आदमी ने ये लेख लिखा। अब जब मैं कहती हूँ कि ये लेख पत्रकारिता की ईमानदारी के सबसे खराब उदाहरणों में से एक है जो मैंने कभी देखी है, तो मैं ये बात गंभीर चेहरा बनाए भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं हैरान हूँ। हैरान। सच में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि इजराइल की सरकार की रणनीति, सेना की रणनीति ये है कि वे कुत्तों को ट्रेन करें ताकि वे फिलिस्तीनियों का बलात्कार कर सके। ये तो बहुत ही कम बुद्धि की परीक्षा है। ये तो बहुत ही कम बुद्धि की परीक्षा है। अब मुझे लगता है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है। कुछ लोग आसानी से बहकावे में आ जाते हैं और बाकी वो हैं जो देख रहे हैं कि ये बहकावा कितना पागलपन हो गया है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे! क्या आप लोग वाकई ये लेख पढ़ना चाहते हैं? क्या हमें इसे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल। ये तो बलात्कार को सबसे अहम मुद्दा बनाकर शुरू होता है ना? जब ग्रूमिंग गैंग्स जैसे मामलों में ऐसी बातें उन्हीं लोगों की तरफ से आती हैं जो पूरी फिलिस्तीनी मुहिम को फंड करते हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिल्कुल, एक साधारण प्रस्ताव में, चाहे मध्य पूर्व संघर्ष पर हमारे विचार कुछ भी हों, हमें बलात्कार की निंदा करने में एकजुट होना चाहिए। यही से शुरुआत होती है। शुरुआत से ही पूरी तरह जबरदस्त हेरफेर हुआ। मैं इसे हेरफेर क्यों कहती हूँ? मेरे लिए यह दिलचस्प है कि यह लेख बिल्कुल सही समय पर आया। बिल्कुल सही समय पर। ठीक उसी समय जब एक असली गंभीर लेख आया, जिसमें बताया गया कि 7 अक्टूबर को वास्तव में क्या हुआ था। जैसे आप जानते हैं कि जब पियर्स मॉर्गन सामने आकर कहते हैं कि ये बिल्कुल भयानक है और उससे भी बुरा है जितना हम पहले जानते थे, जो मुझे संभव नहीं लगा था, जिसमें हमास द्वारा भयानक यौन अपराधों के स्पष्ट सबूत भी शामिल है, जिन्हें उनके भ्रमित समर्थकों ने भी नकारा है, तो आप जानते हैं कि ये वाकई वाकई बहुत बुरा है। अब ट्रिगर वार्निंग, क्योंकि मैं इसके विवरण की समीक्षा नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, तो इस डेली मेल लेख को जरूर पढ़ें। लेकिन जैसे ही ये लेख सामने आता है, जो 7 अक्टूबर को हुई हर चीज पर सबसे बड़ा खुलासा है, और मेरा मतलब है ये वाकई बहुत भयानक है। ये शब्द भी उसके लिए काफी नहीं है। ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स ये शानदार, खूबसूरत लेख प्रकाशित करने का फैसला करता है कि कैसे इजराइल कुत्तों का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार करने के लिए करता है। और सच कहूं तो ये बेहद दयनीय है। कई मायनों में मुझे नहीं पता कि मैं इस लेख को लेकर खुश हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वे अपनी पागलपन में इतनी दूर जा चुके हैं, सच में बहुत दूर जा चुके हैं, वे बस हमें सही साबित कर रहे हैं। कई बार वे ऐसी चीजें लाते हैं जो सही या गलत हो सकती हैं, इसलिए लोग अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में रहते हैं। लेकिन कभी कभी वे इतनी हद पार कर जाते हैं कि हर कोई सोचता है, ओह, ये तो हमें खुलकर झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है ये मैक्स नॉर्डो ने पोस्ट की तस्वीर है। इजराइल सोने की मछलियों को अरब कैदियों को हाथ से यौन रूप से उत्तेजित करने के लिए ट्रेन कर रहा है। ये है सबूत। एआई द्वारा बनाई गई तस्वीर जिसमें सोने की मछली इजराइल जैसे कपड़े पहने हैं। यही लगता है वे कुत्तों को फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, कोई कितनी नीचे गिर सकता है। पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा की हूँ। अब देखते हैं स्कॉट जेनिंग्स इस विषय पर क्या कहते हैं। उनके पास कहने को बहुत कुछ है। पहले हमारे प्रायोजकों का एक संदेश। हमें मेडिकेयर के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिकेयर पर हैं, तो सोचिए आपने अपनी योजना कैसे चुनी थी। क्या किसी ने आपके लिए हर विकल्प की तुलना की और आपके डॉक्टरों, दवाइयों और जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प ढूंढने में मदद की, या आपको बस कुछ योजनाएं दी गईं और कहा गया कि इनमें से चुन लो? ज्यादातर लोगों के लिए दुर्भाग्य से दूसरा ही होता है। इसीलिए मैं आपको चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो अलग है। वे अकेले स्वतंत्र मेडिकेयर सलाहकार है जो देश भर की सभी योजनाओं की तुलना करते हैं, न कि सिर्फ फायदेमंद योजनाओं की। वे आपके डॉक्टरों, आपकी दवाइयों और आपकी प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हैं और फिर आपको एक ऐसी योजना से जोड़ते हैं जो वास्तव में आपके लिए उपयुक्त हो। उनके सलाहकार वेतनभोगी हैं, इसलिए वे वास्तव में किसी विशेष योजना को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वे आपकी सही चुनाव करने में मदद करने के लिए हैं। अगर आप पहले से ही सही योजना पर हैं, तो वे आपको बता देंगे
और अगर नहीं है तो वे आपको बदलने में मदद करेंगे। पिछले साल चैप्टर से योजना बदलने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने औसतन $1000 से ज्यादा बचाए। कॉल फ्री है, इसमें 20 मिनट लगते हैं और ये आपको या आपके प्रियजन को पैसे बचा सकता है और तनाव कम कर सकता है। हम इसी के लिए हैं। तो अगर आपके माता पिता, दादा दादी या कोई प्रियजन मेडिकेयर पर है तो ये जरूर देखना चाहिए। 610 680 3337 पर कॉल करें। 610 680 3337। और चलिए अब पैसे बचाना शुरू करते हैं। मैं ऐसे क्रांतिकारी उत्पादों का समर्थन करता हूं जो एकाधिकारों और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे संस्थानों को चुनौती देते हैं। मेरा मतलब है न्यूयॉर्क टाइम्स को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं कि स्कॉट क्या कहते हैं। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने इजराइल के खिलाफ ब्लड लाइबल जैसा घोर झूठा आरोप छापी है। ये तथाकथित पत्रकार निकोलस क्रिस्टोफ द्वारा लिखा गया है, जो उनके प्रमुख लेखक हैं। इस लेख को एक राय के तौर पर छापा गया है। इसमें संदर्भ के तौर पर बदनाम हमास समर्थक लोगों का हवाला दिया गया है। ये वही गंदा काम है जो हमास आतंकियों को बचाने के लिए किया जाता है। इस न्यूयॉर्क टाइम्स लेख में यह आरोप भी लगाया गया कि इजराइल ने कुत्तों को फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार करने के लिए प्रशिक्षित किया। मैं फिर दोहराता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर एक विचार लेख छापा जिसमें एक गुमनाम, अप्रमाणित और बिना किसी गवाह के ये आरोप लगाया गया कि इजराइल ने कुत्तों को लोगों के साथ बलात्कार करने के लिए प्रशिक्षित किया। मैं कसम खाती हूँ, वे खुद ही हमारे लिए गंदा काम कर रहे हैं। हमें उनकी छवि खराब करने की जरूरत नहीं, वे खुद ही कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मुख्यधारा मीडिया ऐसे दावे कर रही है मानो कोई समझदार इंसान इस पर भरोसा करेगा। मुझे ये मजाकिया लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने साबित किया कि हम सही थे और हमारे लिए सारा गंदा काम खुद ही कर रहे हैं। मैं उन असली आरोपों पर बात करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि वे क्यों बकवास है। इसे जोर से कहने पर मुझे खुद बेवकूफ महसूस होता है। अब ये विचार लेख उससे एक दिन पहले छपा था जिस दिन हमास द्वारा किए गए पुष्ट यौन अत्याचारों की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली थी। कुछ महीने पहले उस नागरिक आयोग ने जिसने ये पुष्ट रिपोर्ट तैयार की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स से संपर्क किया था और हमास द्वारा किए गए इन यौन अत्याचारों के अपने निष्कर्ष साझा किए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, नहीं धन्यवाद, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स जानता था कि यह सामने आने वाला है और वे जानते थे कि यह कहानी हमास के लिए बहुत बुरी, बहुत खराब होने वाली है। तो पिछली रात उन्होंने क्या तय किया? निकोलस क्रिस्टोफ की यह बकवास छाप दी। बिल्कुल बेकार की बकवास। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये ऑनेस्ट रिपोर्टिंग से है, जो अक्सर चीजों को समझाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल पर संगठित यौन हिंसा जैसे गंभीर आरोप प्रकाशित किए, जिसमें गाजरों और बलात्कार के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की अजीब कहानी भी शामिल है। हम स्रोतों की जांच करते हैं। हमें जो मिला वो पत्रकारिता में लापरवाही है। सामी एल्साई को निक क्रिस्टोफ ने फ्रीलांस पत्रकार बताया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये नहीं बताता। अल्साई का सोशल मीडिया पर आतंकवादियों का जश्न मनाने का लंबा रिकॉर्ड है। क्रिस्टोफ उल्टी, खून और टूटे दांतों जैसी भयानक बातें बताते हैं और अल्साई को ये दावा करने देते हैं कि उसे गिरफ्तार किया गया था ताकि उस पर मुखबिर बनने का दबाव डाला जा सके। असलियत में अल्साई को 2016 में भड़काऊ भाषण के लिए पहले ही जेल हो चुकी है और 2024 में उसकी गिरफ्तारी भी फिर से भड़काऊ भाषण के लिए हुई थी। उसका खुद का फेसबुक बताता है कि क्यों। एल्साई ने कहा कि उनसे इजरायली खुफिया एजेंसी के लिए मुखबिर बनने के लिए कहा गया था और उन्हें लगता है कि प्रशासनिक प्रणाली के तहत उनकी गिरफ्तारी और कैद का मकसद उन पर दबाव डालना था ताकि वे मान जाए, क्योंकि वे अपनी पत्रकारिता की पेशेवराना छवि पर गर्व करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्हें उनके सेल में डाल दिया गया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिस जगह पर उनके साथ बलात्कार हुआ था वो पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी थी, क्योंकि वहां उन्हें दूसरों की उल्टी, खून और टूटे हुए दांत कुचले हुए मिले। ठीक है। तीसरा, मार्च 2023 में एल्साई ने आमिर अबुकाज के बारे में पोस्ट किया। उन्हें हमारा शहीद राजकुमार कहा। अबुकाज कोई आम पीड़ित नहीं था। वो तुलकरिम बटालियन के संस्थापक और नेता थे, जो एक आतंकवादी समूह है जिसने कई घातक हमलों को अंजाम दिया, जिनमें 30 मई को हामेश के पास एक इजरायली नागरिक की हत्या, एक IDF अधिकारी की मौत और 10 घायल, 4 इजरायली सैनिकों की मौत, एक सैनिक की मौत और एक अन्य गंभीर रूप से घायल होना शामिल है। सुनने में तो बहुत शानदार इंसान लगते हैं। दिसंबर 2023 में गिरफ्तारी से 2 महीने पहले एल्साई ने नूरशम कैंप में सशस्त्र लड़ाकों के साथ जश्न के फोटो वीडियो पोस्ट किए। 16 दिसंबर, नूरशम कैंप के चांद, जहां आतंकवादी टैक्टिकल गियर में है। ठीक है। फिर वे उन्हीं तथाकथित पत्रकारों की सुन रहे हैं जो वास्तव में आतंकवादी हैं।
8 अक्टूबर 2023 को नरसंहार के अगले दिन अलसाई ने गर्व से पोस्ट किया कि पश्चिमी तट पर उसके कब्जाधारी कैंपों और टैंकों पर हरा झंडा लहरा रहा है और वीर लड़ाकों के माथों को सजा रहा है। जब इजरायली अपने मारे और अगवा लोगों की गिनती कर रहे थे, क्रिस्टोफ के पत्रकार सोरोस 7 अक्टूबर के हमलों में हमास के लड़ाकों की प्रशंसा कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे देखा या छुपाया या फिर तभी देखने की जहमत ही नहीं उठाई। ये लेख में कभी दिखाई नहीं देता और इनमें से कोई भी विकल्प एक गंभीर पत्रकारिता विफलता है। हाँ, अगर आप जिस आदमी का हवाला दे रहे हैं वो आतंकवादी है तो लोगों को बताना चाहिए। उसने अपनी प्रताड़ना की 2 कहानियां बताईं। 2025 की शुरुआत में उसने बटसम को अपनी हिरासत की विस्तार से जानकारी दी। 3 गार्डों ने उसे नीचे दबा लिया और उसकी गुदा में कोई सख्त चीज डाल दी। उन्होंने ये 6 बार दोहराया, उसके पिछवाड़े पर किसी तरह का तरल डाला, हंसे, मजाक किया, उसे पीटा और लात मारी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलम में कहानी में नए सिनेमाई तत्व जुड़ गए, जैसे एक गार्ड का गाजर मानना और उसका कथित इस्तेमाल। कोई हिब्रू में कहता है फोटो मत लो, अब वो जोर देकर कहता है कि उसने ये समझ लिया था। एक महिला गार्ड उसे पकड़ती है और कहती है ये मेरी है, फिर दबाती है। अजीब है। गार्ड सिगरेट ब्रेक लेने रुकता है जबकि वह खून से लथपथ है। बाद में उसे दूसरे लोगों की उल्टी, खून और टूटे दांत मिलते हैं। ये बेहद दर्दनाक विवरण, गाजरे, महिला गार्ड की बातचीत और कैमरे की चेतावनी उसकी पहली गवाही में क्यों नहीं थे? ऐसे विवरण पीड़ित नहीं भूल सकते। लेख हेब्रोन के कार्यकर्ता इस्सा अमरों पर काफी हद तक निर्भर करता है, लेकिन समय के साथ उनकी कहानी बदल गई। अमरों ने कहा कि वो थे, वो कहाँ हैं। अमरों ने कहा था कि उन्हें 10 घंटे की हिरासत के दौरान यौन उत्पीड़न की धमकी दी गई थी और अब उन्हें यौन उत्पीड़न के पहले से स्थापित शिकार के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसे एक कथित व्यापक पैटर्न में बिना किसी रुकावट के शामिल कर दिया गया है। धमकी दिए जाने से लेकर बिना किसी सवाल के शिकार बनने तक एक बड़ा बदलाव है, लेकिन हमें ये समझाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि कब या क्यों क्या बदला। कौन सा संस्करण सच है, क्रिस्टोफ नहीं पूछते। अगली समस्या, इजरायली यौन यातना नीति पर लेख में सबूत मुख्यतः मानवाधिकार निगरानी संस्था के हवाले पर निर्भर है, जैसे वे निष्पक्ष संस्था हों। असल में यूरोमेड के नेतृत्व के हमास से प्रलेखित संबंध है और इजराइल पर चरम व अप्रमाणित आरोपों का लंबा रिकॉर्ड है। जून 2024 में इसने दावा किया कि इजराइल कुत्तों को कैदियों से बलात्कार करने के लिए प्रशिक्षित करता है। ये झूठ क्रिस्टोफ के लेख में भी दोहराया गया। कैदियों से बलात्कार कराने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों के किसी व्यवस्थित कार्यक्रम का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था। कुत्तों की जीव विज्ञान और व्यवहार के अनुसार बताया गया संकेत एक नियंत्रित और दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकता। ठीक है? बलात्कारी कुत्तों के दावे के लिए क्रिस्टोफ ने शायल बेनेफ्राइम को भी एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में उद्धृत किया है। बेनेफ्राइम ने यूसीएलए छोड़ दिया जब उन पर नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। फिर वे असफल अकादमिक से खुद को भू राजनीतिक विश्लेषक और मानवतावादी कार्यकर्ता के रूप में पेश करने लगे। अब ये पैटर्न अनदेखा करना मुश्किल है। मुख्य स्रोतों के सोशल मीडिया पर आतंकवादी समूहों के समर्थन के प्रमाण हैं। समय के साथ अधिक सनसनीखेज होती कहानियां, हमास से जुड़ी एनजीओ पर भारी निर्भरता जिनका अपुष्ट आरोपों का इतिहास है और गुमनाम गवाही पर आधारित दावे जिनके पास ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा सोचती हूँ कि यहूदी विरोधी भावना और ये ब्लड लाइबल हमेशा सिर्फ इस बात का संकेत होते हैं कि लोग खुद कैसे व्यवहार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जिस वजह से वे जानवरों और बलात्कार जैसी बातों को एक साथ जोड़कर यहूदियों पर आरोप लगा पाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वे खुद ऐसा करते हैं। क्रिस्टोफ नहीं, बल्कि ये पागल इस्लामवादी आतंकवाद प्रेमी है। बकरियां और कुत्ते एक जैसे हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी हंसी थी। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि वे ब्लड लाइबल फैला रहे हैं, लेकिन ये बहुत हास्यास्पद हो गया है। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।